सेम आते हैं और सभी चैप्टर में सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024। ठीक है, आपका अर्थशास्त्र के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर है, मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए। ठीक है, आप निर्देश पढ़ लीजिएगा और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका 140 रहेगा। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर वो देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जिसमें आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बेस्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो पहले का आंसर आपका आ हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई का बेस्ट अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। फिर आपका दूसरा था जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तो आपका दूसरे का साधारण आंसर शून्य होती है। ठीक है, फिर आपका तीसरा था औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो यहाँ पर यू अच्छा जैसा होता है। ठीक है, तीसरे करेगा आपका आकार आंसर यू अच्छा जैसा। फिर आपका यहाँ था चौथा कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, आपका चौथी करेगा करेक्ट आंसर। और फिर आपका आता है पांचवा समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 12 का समष्टि अर्थशास्त्र। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत का जो आपका केंद्रीय बैंक है वो है आपका आरबीआई। 6 में करेगा आपका करेक्ट आंसर, जो भारत का आपका केंद्रीय बैंक है वो आपका आरबीआई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने इसका आपका फुल फॉर्म भी बता दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की देख लीजिए, पहले करेगा आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा आता है तो दूसरे का जो आपका यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, और जो तीसरा रहेगा तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका चौथा है चौथे का आंसर आपका रहने वाला यहाँ पर एक करेक्ट आंसर। और जो 5वां आपका आता है तो जो 5वां रहेगा 5 में करेगा आपका बी करेक्ट आंसर, और 6 में का आपका एक करेक्ट आंसर है आरबीआई। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है, तो पहले का आंसर है आपका व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर स्थिर लागत हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका आंसर है वो हम आपके यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, व्यष्टि, इसमें आपका जाएगा व्यष्टि। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका व्यष्टि हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर आता है कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत, इसमें आपका आ जाएगा स्थिर लागत। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्थिर लागत आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता है दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। ठीक है, सामान्य आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, सामान्य कीमत कहा जाता है। फिर आपका चौथा आता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि इसका आंसर रहेगा आपका। ठीक है, समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। फिर आपका आता है यहाँ पर 5वां राष्ट्रीय आय में केवल दोनों टाइप को सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है। फिर आपका 6वां रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किए जाने वाला ब्याज, ठीक है, गैर योजनागत व्यय कहलाता है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर गैर योजनागत। ठीक है, गैर योजनागत आपका रहेगा इसका आंसर, गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, और साथ ही हम आपको यहाँ पर इसका लिखित सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रिक्त स्थान सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे का आंसर आपका स्थिर लागत, तीसरे का आंसर आपका सामान्य, चौथे का आंसर आपका समष्टि, 5वें का आंसर आपका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, और 6वें का आंसर आपका गैर योजनागत। अब चलिए आपके यहाँ पर साथ ही हमने यहाँ पर भी लिख दिया। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है तो जो हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जिस तरह बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ भर लेना इसमें। ठीक है, यानी व्यष्टि को इंग्लिश में जो कहते हैं उसी को आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यानी जो आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर है व्यष्टि, तो व्यष्टि को आपको इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेना और आपको याद कर लेना। ठीक है, और तीसरा आता, चौथा, 5वां, 6वां। फिर आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी बनाइए, आपके स्तंभ आओ में दिए सही जोड़ी 7 नंबर की आती है। पहले आती है एनएनपी, तो इसको आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। दूसरी आती है जीएनपी, तो इसको आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। और तीसरी आती वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको दोहरे संयोग का अभाव से मैच करना है। चौथी आती है एमपीसी, तो इसको आपको यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रकृति से मैच करना है। और 5वीं आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई हो जाएगा। और जो आपका आता है व्यावसायिक बैंक, तो ये आपका एसबीआई हो जाएगा। और 6वां आता मुद्रा का प्राथमिक कर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर विनिमय का माध्यम। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैच करवाई है सही जोड़ी, उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं 70 चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा।
और फिर आपका दूसरा आता है कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो दूसरा भी आपका यहाँ पर रहेगा असत। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर असत रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है कुल उत्पादन को एमपी से प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका यहाँ पर तीसरा वो भी आपका यहाँ पर असत रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका चौथा आता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो चौथा आपका यहाँ पर रहने वाला है सत्य। और फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार सामने की व्याख्या करता है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका छठवां आता है बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने आपके सत्य करा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो जो आपके यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है वो है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। और फिर आपका दूसरा था जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कम होगी। कम आपका यहाँ पर क्या की जगह पर आपको कम लिख देना है। फिर आपका आता तीसरा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, फिर तीसरे का। और फिर तीसरे लाभ का सूत्र लिखिए। ठीक है, चौथे का और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है। तीसरे चौथे और पाँचवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिसको भी पता हो। ठीक है, और साथ ही आपको कमेंट में जरूर लिखना है क्योंकि और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर आता जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका क्या। ठीक है, जीडीपी का पूरा नाम आपको हो जाएगा ग्रॉस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक, तो आप यहाँ पर देखते जाइए डोमेस्टिक। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका रहेगा यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम। ठीक है, हमने आपको यहाँ बता दिया ये आपका जीडीपी का पूरा नाम है। फिर आपका आता है मूल का संचय मुद्रा कौन सा कार्य, तो यहाँ पर मूल का संचय मुद्रा का दूसरा कार्य। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर है इस शतवाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका तीसरा चौथा पाँचवा इनके आंसर आपको खुद करने हैं। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर दूसरा आता तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर प्रश्न 6 आता सीमांत उपभोक्ता का अर्थ लिखिए अथवा था मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट जो आप यहाँ पर देख लीजिए जो दिया गया आपका सीमांत उपभोक्ता का अर्थ लिखिए, तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए सीमांत उपभोक्ता स्वयं प्रयुक्त सभी इकाइयों से प्राप्त उपभोक्ता के योग को कुल उपभोक्ता कहते हैं। प्रो बेल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपभोक्ता कुल उपभोक्ता में वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई में परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। फाइनली इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। ठीक है, और याद अच्छी तरह से कर लेना। साथ ही जो आपका ऊपर क्वेश्चन साथ ही अथवा दोनों क्वेश्चन को याद करना, लेकिन हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। फिर आपका आता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है या क्या बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आपका आंसर लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। अगली आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका यहाँ पर आता है सीमांत लागत और औसत लागत में आपको 2 अंतर लिखना है और अथवा था परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत में लिखना है 2 अंतर, तो ये आपके यहाँ पर अंतर दिए गए। आप यहाँ पर देख लीजिए जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत उत्पाद घटती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा जब सीमांत औसत लागत के बराबर होती है तो औसत लागत न्यूनतम होती है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 अंतर यहाँ पर दिए गए, तो आपको 2 यहाँ से याद कर लेना, तीनों अंतर को याद कर लेना क्योंकि अगर आपको कोई भी पॉइंट भूले तो आपको दिक्कत नहीं जाए पेपर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पूरे अंतर याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर आता बाजार संतुलन का आशा समझाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर देख लीजिए। आपका यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया था बाजार संतुलन से क्या आशा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा आंसर बाजार संतुलन और स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इस बाजार में गति होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका यहाँ पर आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आंसर लिखा है, तो पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, आपका अथवा दिया गया। फिर आपके यहाँ आरबीआई की आपको कार लिखना है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपको लिखना है कार, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर कार। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार्य हैं, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के बुनियादी कार्य हैं बैंक नोटों के ठीक है निर्गम को भी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भी नियमित करना और रिजर्व बनाए रखना ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जा सके और देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना जिससे देश को लाभ हो। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको लिखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ नीचे आंसर लिखा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना अच्छे से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए जो जैसे वो आपके यहाँ पर गैलरी में सेव होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आता राष्ट्रीय आय की गणना किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए और अथवा आता सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर अथवा दिया है जिसमें आपको यहाँ पर सरकारी बजट के आपको 2 उद्देश्य लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 4 उद्देश्य दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 उद्देश्य याद कर लेना। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका यहाँ पर आता अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं और अथवा बजट रेखा किसे कहते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बजट रेखा किसे कहते हैं, ये आपका उसी का आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता है अनाधिमान वक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अनाधिमान वक्र किसे कहते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन उनका सोल्यूशन हमने करा दिया। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और फिर आपका इसका अथवा था किसी अर्थव्यवस्था की कोई की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। आपके 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 17वां आपका आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए अथवा था लाभ। ठीक है, अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। फिर आपका 18वां था समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। अथवा था निम्न मांग किसे कहते हैं, इसके ठीक करने की कोई 2 उपाय लिखिए। फिर आपको 19वां था राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद लिखिए कोई 3। फिर आपका अथवा था राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3। ठीक है, फिर आपका यहाँ 20वां था जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है, चित्र द्वारा समझाइए। जो इनके आंसर वो हम सभी के आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, 21वां आता है, तो 21वां देख लीजिए, हासमान सीमांत उत्पादन नियम या परिवर्ती अनुपात नियम को चित्र द्वारा समझाइए। अथवा था उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। फिर आपका 22वां आता सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसका आपका अथवा था GST से क्या समझते हैं, पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 23वां आता भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 4 अंतर लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए। तो फाइनली जो पूरा पेपर हमने करा दिया है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट